हर साल 15 अगस्त को हम तिरंगा लहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और गर्व से कहते हैं हम आजाद हैं। और हाँ बिल्कुल, एक देश के रूप में हम आजाद हैं। हमारे पास अपना संविधान है, अपनी पार्लियामेंट है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। लेकिन सवाल थोड़ा अनकंफर्टेबल है। क्या देश का आम नागरिक भी खुद को आज़ाद महसूस करता है? क्या एक स्टूडेंट को यकीन है कि उसकी मेहनत किसी पेपर लीक के नीचे नहीं दबेगी? क्या एक साइंटिस्ट को यकीन है कि उसकी कैपेबिलिटी को इस देश में रिस्पेक्ट, रिसोर्सेस और फ्रीडम मिलेगी? क्या एक टैलेंटेड यंग इंडियन अपना फ्यूचर भारत में देख रहा है, या पासपोर्ट मिलते ही बाहर निकलने का रास्ता? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमारा अपने ही देश में मोह भंग क्यों हो रहा है? मोह भंग का मतलब देश से नफरत नहीं होता। मोह भंग तब होता है जब आपने किसी से बहुत उम्मीदें की हो, लेकिन बार बार वही उम्मीद टूटने लगे। जिस देश से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती, उस देश से कोई मोह भंग ही नहीं होता। एक पेपर लीक सिर्फ पेपर लीक नहीं होता। अभी हाल ही के नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक कंट्रोवर्सी को ही देखिए। लाखों स्टूडेंट्स सालों तक तैयारी करते हैं। कोई कोचिंग के लिए अपना शहर छोड़ता है, कोई माँ बाप से पैसे लेकर फॉर्म फिलअप करता है, कोई रात के 2 बजे तक पढ़ाई करता है, फिर एक सुबह पता चलता है पेपर लीक हो गया। आपके 2 या 3 साल की मेहनत किसी के व्हाट्सएप ग्रुप में बिक चुकी होती है। रिसेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम कंट्रोवर्सी ने ऑलमोस्ट 22 लाख स्टूडेंट्स को इफेक्ट किया। इसी फ्रस्ट्रेशन से निकला एक ऑनलाइन मूवमेंट धीरे धीरे सड़कों तक पहुंच गया। यहाँ स्टूडेंट्स का गुस्सा गलत नहीं था, गलत था सिस्टम का इतना लेट रिस्पॉन्ड करना कि एक जेन्युइन इशू धीरे धीरे एक अनकंट्रोल्ड पॉलिटिकल इवेंट बन गया। जब सरकार रियल वॉइसेस को समय पर नहीं सुनती, तब वही वॉइसेस किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किसी आइडियोलॉजी या किसी दूसरे एजेंडा का मोहरा बन सकती है या बन जाती है। और फिर नुकसान दोनों तरफ होता है। गवर्नमेंट हर प्रोटेस्टर को एनिमी समझने लगती है और प्रोटेस्टर हर इंस्टीट्यूशन को एनिमी समझने लगता है। बीच में जो असली सवाल था, पेपर लीक किसने किया, सिस्टम फेल कैसे हुआ और अकाउंटेबिलिटी किसकी है, वो कहीं खो जाता है। एक मिनट जरा एक अनकंफर्टेबल सवाल करते हैं। नीट के लिए 22 लाख एप्लीकेंट्स और अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हर साल जाने कितने लाख स्टूडेंट्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सपने सच में इन स्टूडेंट्स के अपने सपने हैं, या फिर सोसाइटी ने सबके हाथ में एक ही फॉर्मूला पकड़ा दिया है, एग्जाम निकालो, नौकरी लो, सेटल हो जाओ? क्या भारत सिर्फ नौकरी मांगती हुई एक भीड़ बन चुकी है? ये पूरा पैटर्न किसी गवर्नमेंट ने अकेला नहीं बनाया। ये एक सोशल क्रिएशन है जिसे हम सब ने मिलकर बनाया है। हम चेंज ड्रिवन सोसाइटी नहीं है, हम इमोशन ड्रिवन सोसाइटी है। जब तक कोई इशू ट्रेंड करता है, हम गुस्से में होते हैं। ट्रेंड खत्म, गुस्सा खत्म, सवाल खत्म, मूवमेंट खत्म, फिर वही फिक्स्ड लाइफ प्लान। मैं यहाँ न ब्लाइंडली स्टूडेंट्स के सपोर्ट में हूँ, न ब्लाइंडली सिस्टम और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मैं दोनों के सपोर्ट में हूँ, लेकिन आइडियोलॉजिकल और प्रैक्टिकल बेसिस पर, शॉर्ट टर्म इमोशनल रिएक्शन के बेसिस पर नहीं। प्रोटेस्ट अधिकार है, लेकिन भीड़ सॉल्यूशन नहीं। संविधान का आर्टिकल 19 हमें बोलने का अधिकार, पीसफुली असेंबल होने और एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है। इसलिए प्रोटेस्टर को एंटी नेशनल कह देना भी गलत है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा को जस्टिफाई करना भी उतना ही गलत है। जब पथराव होता है, बसेस जलती है या पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, तब डिस्कशन पेपर लीक से हटकर वायोलेंस पर आ जाता है। आपका कॉज मोरली स्ट्रांग था, लेकिन आपने अपने ही हाथ से उसकी मोरल स्ट्रेंथ कम कर दी। जो देश पढ़ेगा नहीं, वो आखिर में भीड़ में घुसेगा। मोदी तल्ले भोसड़ी नाली के तू साले नाड़ी
तू नाली में उगाए तो बोझ, नाली के कीड़े नाली के पौधे, तू कमल उगा हुआ है नाली के अंदर, बोझ के बच्चे जा दिखेगा ना तेरे मुंह पे नाली से कीड़े उठा उठा के फेंकूंगी, तेरे मुंह के अंदर घुसाऊंगी, तेरे मुंह के अंदर कुत्ते की हड्डी डालूंगी। धर्मेंद्र प्रधान की तो माँ की मोटा साला गैंडा साल का बच्चा। ये सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी सरकार इसलिए नहीं सुनना चाहती क्योंकि उनका हनीमून पीरियड चल रहा है मेलोनी के साथ। हनीमून मनाने दो एटलीस्ट। अनपढ़ है, बहुत पढ़ लिटरली उसको तुमने पीएम बनाया, चाय वाला, चाय बनाना, चाय बेची, चाय भी तो यही चाहते हैं ना, चाय बेचे। अब तो वो चाय बेचने लायक भी नहीं है, उसको देश से निकालेंगे कुत्ते को। लोटी याद रहती है उसको ले जाना, बट यहाँ पे भूखे लोग नहीं दिखते उस बड़वे। ऐसा टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था आप लोग नहीं करेंगे। वाटर कनन का पानी उनी भी नहीं व्यवस्था है। ये थे हमारे सो कॉल्ड जेनजी प्रोटेस्टर्स। इनसे फिजिक्स पर मीम्स नहीं बनती, मैथमेटिक्स पर मीम्स नहीं बनती, साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर मीम्स नहीं बनती, लेकिन सेक्स, लस्ट और वल्गैरिटी पर मीम्स तुरंत बन जाती है और उन्हें बिना किसी एथिकल या इमोशनल बाउंड्री के कूल समझकर एंजॉय किया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इन यंग लोगों की नहीं है। सवाल ये है कि इस देश में पढ़ने, समझने और इंटेलेक्चुअली ग्रो करने का एनवायरनमेंट किसने बनाया? इनके पेरेंट्स भी मिलेनियल्स हैं और उनके पेरेंट्स भी अक्सर वही जनरेशन थी जहां एजुकेशन का मतलब सिर्फ डिग्री, नौकरी और सेटलमेंट तक लिमिटेड था। जब जनरेशंस को नॉलेज नहीं बस सर्वाइवल सिखाया जाता है तो अगली जनरेशन विजडम लेकर पैदा नहीं होती। और एक और बेसिक साइकोलॉजिकल ट्रुथ को समझिए, सोसाइटी जिस चीज को जितना ज्यादा दबाती है वो उतनी ही फोर्स से बाहर आती है, बस उसकी डायरेक्शन कंस्ट्रक्टिव नहीं होती। सेक्स एजुकेशन को सप्रेस करो तो क्यूरियोसिटी वल्गैरिटी बनकर निकलेगी, इमोशंस को सप्रेस करो तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन बनकर निकलेगी, क्वेश्चंस को सप्रेस करो तो यूथ किसी मीम, स्लोगन या मोब में अपनी आइडेंटिटी ढूंढेगा। प्रॉब्लम एक्सप्रेशन की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हमने उस एक्सप्रेशन को डायरेक्शन ही नहीं दी। आर्टिकल 32 नागरिक को फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स को रिट इशू करने की पावर देता है। लीगल चैलेंज, रिट पिटीशन, जुडिशियल मॉनिटरिंग, आरटीआई, पीसफुल पब्लिक प्रेशर, ये सारे डेमोक्रेटिक वेपन्स हैं। पेपर लीक्स रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट भी लागू किया था। यानी लॉज तो बने हैं, फिर भी अगर स्टूडेंट्स को बार बार सड़क पर आना पड़ रहा है तो प्रॉब्लम सिर्फ लॉ की कमी नहीं है, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की भी है। गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर नहीं होती, गवर्नमेंट पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होती है और जब गवर्नेंस फेल होती है तो भारत के लोगों को जवाब मांगने का पूरा अधिकार है। पेपर लीक से इसरो तक सवाल एक ही है। अब शायद आप कहेंगे पेपर लीक का साइंटिस्ट से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का। एक तरफ हम चंद्रयान की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, इसरो के साइंटिस्ट पर गर्व करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इसरो के क्रिटिकल प्रोजेक्ट से 100 to 120 साइंटिस्ट के रिजाइन करने की बात सामने आई। लेकिन रिजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट रिक्वेस्ट बढ़ने के बाद क्रिटिकल मिशन से जुड़े साइंटिस्ट के एग्जिट रूल्स को टाइट कर दिए गए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2012 से 2024 के बीच ऑलमोस्ट 700 एम्प्लॉइज भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ चुके थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसरो खत्म हो रहा है और इसका मतलब ये भी नहीं कि रिजाइन करने वाला हर साइंटिस्ट देश छोड़कर जा रहा है। कुछ एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट प्राइवेट इंडियन स्पेस कंपनीज में जा रहे हैं जो भारत के वाइडर स्पेस इकोसिस्टम के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन सवाल फिर भी बनता है, इतने इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट जाना क्यों चाहते हैं? एग्जिट को डिफिकल्ट बनाना टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन किसी टैलेंट को रोकने का परमानेंट तरीका
गेट बंद करना नहीं होता। परमानेंट सॉल्यूशन होता है बेटर रिसर्च इकोसिस्टम, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी, फेयर कंपनसेशन, टाइमली प्रमोशन, मॉडर्न रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशन के अंडर डिग्निटी। पैट्रियोटिज्म साइंटिस्ट को मिशन तक ला सकता है, लेकिन सिर्फ पैट्रियोटिज्म के नाम पर उसे हमेशा रिटेन नहीं किया जा सकता। ये प्रॉब्लम सिर्फ इसरो तक लिमिटेड नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग इंडिया इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का दुनिया का सबसे बड़ा सोर्सेस कंट्री बन चुका है। फॉरेन पढ़ने वाले इंडियंस की संख्या 2016 में ऑलमोस्ट 6.85 लाख थी, जो 2025 तक 18 लाख से ज्यादा बताई गई। 2024 में भारत आने वाला हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के बदले लगभग 25 इंडियन स्टूडेंट्स बाहर गए। सिर्फ स्टडीज अब्रॉड कैटेगरी में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के दौरान ऑलमोस्ट $3.4 बिलियन की आउटवर्ड रिमिटेंस हुई। मतलब $3.4 बिलियन हमारे देश से बाहर गए। लेकिन यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, फॉरेन एजुकेशन लेना देशद्रोही नहीं है। बाहर जाकर अच्छी एजुकेशन, सैलरी, रिसर्च फैसिलिटीज और सिक्योर लाइफ चूज करना किसी इंसान का अधिकार है। प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट का देश से बाहर जाने में नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब उसे वापस आने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन न दिखाई दे। पहले भी लोग फॉरेन एजुकेशन के लिए जाते थे। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। गांधी जी 1888 में लॉ पढ़ने लंदन गए और बैरिस्टर बनकर 1891 में भारत लौटे। जवाहरलाल नेहरू ने हैरो, कैम्ब्रिज और लंदन में एजुकेशन ली। 1912 में इंडिया लौटकर लॉ प्रैक्टिस शुरू की और कुछ ही समय में नेशनल पॉलिटिक्स से जुड़ गए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़े। उन्होंने दुनिया से लिबर्टी, इक्वालिटी, इकोनॉमिक्स, लॉ और डेमोक्रेसी के आइडियाज सीखे और उन नॉलेज सिस्टम्स को भारत के सोशल रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लगाया। उनके बीच बहुत डिसएग्रीमेंट्स थे। गांधी और अंबेडकर कई फंडामेंटल इश्यूज पर एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे। नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के पॉलिटिकल रूट्स भी अलग थे, लेकिन उनकी डिसएग्रीमेंट्स का सेंटर फिर भी भारत था। उनके लिए फॉरेन एजुकेशन फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था। वो दुनिया से नॉलेज लेकर आए और उस नॉलेज को अपने देश की प्रॉब्लम से टकराया। वो बाहर सीखने गए थे, भागने नहीं। लेकिन मैं यहाँ हिस्ट्री को रोमांटिसाइज भी नहीं कर रहा। उनका समय अलग था, उनके सर्कमस्टांसेस अलग थे और सभी इंडियंस के पास फॉरेन एजुकेशन का प्रिविलेज भी नहीं था। देश से मोह भंग का असली रीजन मुझे लगता है हमारा मोह भंग सिर्फ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या करप्शन से नहीं है। मोह भंग का सबसे बड़ा रीजन है डिस्टेंस, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच डिस्टेंस, स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशन के बीच डिस्टेंस, साइंटिस्ट और डिसीजन मेकर के बीच डिस्टेंस और पॉलिटिकल लीडर और नेशनल इंटरेस्ट के बीच डिस्टेंस। आज पॉलिटिक्स में डिसएग्रीमेंट पॉलिसी पर कम और आइडेंटिटी पर ज़्यादा होने लगा है। कभी कम्युनल पोलराइजेशन, कभी कास्ट मोबिलाइजेशन, कभी रीजन, कभी लैंग्वेज और कभी आइडियोलॉजी का स्लोगन्स। हर पार्टी अपने वोट बैंक प्रोटेक्ट करना चाहती है, लेकिन वोट बैंक प्रोटेक्ट करते करते कई बार देश का कॉमन ग्राउंड ही कमजोर हो जाता है। फिर हम इंडियन बाद में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, दलित, अपर कास्ट, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, लेफ्ट, राइट और पार्टी सपोर्टर पहले बन जाते हैं। और जब नेशन एक शेयर्ड प्रोजेक्ट की जगह कंपीटिंग कैंप्स में बदल जाता है तो आम इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट होने लगता है। उसे लगता है ये देश मेरा नहीं, किसी पॉलिटिकल ग्रुप का प्रोजेक्ट है। यही फीलिंग मोह भंग है। तो इसके सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ब्लाइंड नेशनलिज्म नहीं है। हर फेल्योर पर तिरंगा दिखा देना पैट्रियोटिज्म नहीं होता। हर सॉल्यूशन परमानेंट नेगेटिविटी भी नहीं है। इस देश में कुछ नहीं हो सकता, सब करप्ट हैं, यहाँ कुछ काम नहीं करता। जब हम बिना ट्राई किए कह देते हैं कि कुछ काम नहीं करेगा, तब हम खुद इंश्योर कर देते हैं कि कुछ भी काम नहीं करेगा। यूनिवर्सिटीज को ऐसा बनाना होगा कि फॉरेन स्टूडेंट्स भारत आना चाहे
और इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर जाना मजबूरी नहीं, चॉइस लगे, और सिटीजन्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा। खैर, हमारे देश में लोगों को पढ़ने में मन कहाँ लगता। एनीवे, आरटीआई कैसे फिल होती है, रिट पिटीशन क्या होती है, पीसफुल एसोसिएशन कैसे बनता है, रिप्रेजेंटेटिव से रिटन अकाउंटेबिलिटी कैसे मांगी जाती है, ये नॉलेज रील से नहीं आएगी। डेमोक्रेसी में एजुकेटेड सिटीजन सिर्फ डिग्री वाला नहीं होता। एजुकेटेड सिटीजन वो होता है जो अपने गुस्से को एविडेंस, ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन में बदलना जानता हो। तो 15 अगस्त को जब भी तिरंगा लहराएं तो सिर्फ ये मत पूछिए कि हमें आज़ादी कब मिली थी, ये भी पूछिए क्या हमारे स्टूडेंट्स फियर से आज़ाद हैं, क्या हमारे साइंटिस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रस्ट्रेशन से आज़ाद हैं, क्या हमारा यूथ अपना फ्यूचर चूज करने के लिए आज़ाद है, क्या अपने मर्जी से शादी करने के लिए आज़ाद है, क्या एक सिटीजन बिना किसी पार्टी का मोहरा बने गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकता है, और क्या हम अपनी आइडियोलॉजी से ऊपर उठकर कभी देश के बारे में सोच सकते हैं। देश से मोह भंग का इलाज देश छोड़ने वाले को गाली देना नहीं है, इलाज है ऐसा देश बनाना जिसे छोड़ना किसी की मजबूरी ना हो, और जहां लौटना इमोशनल सेक्रीफाइस नहीं, एक प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी लगे। मोह भंग पैट्रियोटिज्म का अंत नहीं होता। कई बार मोह भंग इस बात का प्रूफ होता है कि आपको अब भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो इंसान सच में देश से डिस्कनेक्ट हो चुका है वो सवाल नहीं पूछता, वो बस चला जाता है। आज़ादी हमें 1947 में मिली थी, लेकिन हर जनरेशन को उस आज़ादी का मीनिंग दोबारा बचाना पड़ता है। खूब पढ़िए, खुद से प्रेम करिए, और खुद से प्रेम का मतलब स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम, देश से प्रेम करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।